वेलकम HD साइंस क्लासेस पर। मैं हूं अजहर साबरी और आइए आज चाइल्ड पेडागोगी के सेक्शन से आज हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में समझेंगे और उन्होंने जो अवस्थाएं बताए हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं और उनसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत को समझने से पहले उन्होंने स्कीमा को समझने के बारे में ज़्यादा डिटेल से पहले बताए हैं। तो स्कीमा यदि हम समझ जाएं तो उसके बाद हमें जीन पियाजे के सिद्धांत को समझना हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत में उन्होंने क्या बोला है कि प्रयोगों से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बड़े बच्चे छोटे बच्चे से केवल ज़्यादा जानते ही नहीं हैं बल्कि वे सवालों के बारे में अलग ढंग से सोचते हैं। तो वे सवालों के बारे में अलग ढंग से सोचते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे छोटे बच्चों की तुलना में बड़े बच्चे उनका सोचने का नज़रिया और किसी भी सवाल करने के हल करने का नज़रिया उनका अलग होता है और उनसे कुछ अलग उनके अंदर एक्टिविटीज़ और अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो हम सबसे पहले स्कीमा को समझते हैं। आइए स्कीमा आखिर है क्या। तो स्कीमा क्या है कि यह किसी भी बच्चों के मानसिक क्रियाओं में एक मानसिक नक्शा या चित्र का उसके अंदर एक प्रारूप एक खाका तैयार हो जाता है, जिससे बच्चे चीज़ों से अपना रिलेशन बनाने लगते हैं। तो जैसे यहाँ बताया गया है कि यह एक मानसिक नक्शा या चित्र की तरह है जो बच्चे के ज्ञान को व्यवस्थित करता है। अगला पॉइंट है इसके बारे में कि पियाजे ने इसे स्कीमा को दो भागों में विभाजित किए हैं। पियाजे ने स्कीमा को दो भागों में कैटेगराइज करके बताए हैं कि स्कीमा के बारे में उन्होंने सबसे पहले ये आत्मसातीकरण एसिमिलेशन और उसके बाद समायोजन एकोमोडेशन के बारे में जिक्र किए हैं। तो आइए उनको पहले जानते हैं। तो आत्मसातीकरण एसिमिलेशन में क्या कहे हैं कि स्कीमा के आधार पर नए अनुभवों की समझ बनाना या उसका वर्गीकरण आत्मसातीकरण कहलाता है। इसका मेन आत्मसातीकरण में मतलब है कि वर्गीकरण करना, हर एक वर्ग के रूप में क्लास वाइज वर्गीकृत करना ही क्लासिफिकेशन कहलाएगा, या हम एसिमिलेशन कहलाएगा, जिसे हम आत्मसातीकरण कहेंगे। जैसे हम मानते हैं कि बच्चे, उदाहरण के रूप में देखते हैं कि बच्चे गाय को देखकर समझने लगते हैं कि उसे 4 पैर व 1 पूँछ होती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वह घोड़ा को देखता है तो वे घोड़ा को भी गाय समझने लगता है। वे समझते हैं कि घोड़ा भी गाय के रूप आकार जैसा है। लेकिन इसी चीज़ को जीन पियाजे ने आत्मसातीकरण अर्थात एसिमिलेशन माने हैं। लेकिन जब हम उसके आगे समायोजन में बढ़ते हैं तो समायोजन, जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं इंग्लिश में, तो उनके बारे में क्या है कि पहले की स्कीमा के स्वरूप में, पहले का जो स्कीमा जो आत्मसातीकरण बना है उसके स्वरूप में उसके स्वरूप में जो चेंजिंग आता है, बदलाव आता है, इसे हम समायोजन या अनुकूलन, समायोजन को ही हम अनुकूलन भी कहते हैं। तो इसे हम अनुकूलन कह सकते हैं। जैसे बच्चे अब गाय के सींग एवं घोड़े को नहीं, वह दोनों के आवाज़ व गुण में अंतर समझने लगते हैं। जैसे अब बच्चे क्या होगा, समायोजन में जैसे ही आएंगे तो बच्चे गाय के पास सींग होते हैं और घोड़े के पास नहीं, तो वे उनको अब समझने लगते हैं। अब उनमें दोनों में फ़र्क समझने लगते हैं। फ़र्क यही समझते हैं। अब उन दोनों के गुण को भी समझते हैं कि गाय दूध देती है और घोड़े नहीं। तो इसके अंतर्गत वे ये समझते हैं कि अब दोनों की आवाज़ व गुण में अंतर आ गया है। अब जो है सो ये जो हमारा आत्मसातीकरण और समायोजन ये एक दूसरे पर डिपेंड होता है, अर्थात हम इसे एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं। तो अब हम आइए देखते हैं जीन पियाजे की अवस्थाएं को
कि क्या अवस्थाएं उन्होंने बताए हैं। तो अवस्थाएं में सबसे पहला हमारा जो बहुत ही ये चारों अवस्थाएं से प्रश्न पूछे जाते हैं टीचर से संबंधित एग्ज़ाम्स में, जैसे सीटेट, टेट या डीएलएड वगैरह में हो गए। तो इसमें क्या है कि संवेदी क्रियात्मक, सबसे पहला संवेदी क्रियात्मक अवस्था। संवेदी क्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, जिसे हम इंग्लिश में सेंसोरी मोटर स्टेज कहेंगे इसे। अर्थात सेंसोरी मोटर स्टेज में क्या होगा कि बच्चे का जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच के पीरियड को हम ये संवेदी क्रियात्मक अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आएंगे। इनकी विशेषता को देखते हैं। तो इनकी विशेषता है कि शुरुआती महीनों में जब बच्चों के जन्म लेने के बाद उनका जब शुरुआती महीना होता है तो वे खुद में व बाहरी दुनिया के बीच कोई अंतर नहीं कर पाता, और 8वें माह में बच्चा यह समझने लगता है कि उसमें और आसपास दिखने वाले चीज़ें और लोग उनसे भिन्न हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चा 2 वर्ष के उम्र के पास आ जाता है, तो 2 वर्ष में आने के बाद क्या होता है कि बच्चे का प्रतीकात्मक सोच, जिसे सिंबॉलिक थाउट कह सकते हैं, तो सिंबॉलिक थाउट जो है सो वह डेवलप्ड होने लगता है बच्चों का। और जैसे चीज़ों को दर्शाने के लिए बच्चे कोई प्रतीकों, शब्दों या क्रियाओं का सहारा लेने लगते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बच्चे को प्यास लगी है तो वे पानी की तरफ इशारा करते हैं, ये प्रतीक दर्शा करके, या फिर पानी ऐसे करके दर्शाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि उनके अंदर विकसित होने लगती है। पियाजे ने इसी को संवेदी क्रियात्मक अवस्था के बारे में, पियाजे ने इसे अपने बच्चे, उनकी एक बच्ची थी जिनका नाम जैकलिन, उनकी बेटी का नाम जैकलिन था, जिन्होंने प्रयोग के हिसाब से इसे डिफ़ाइन किया है। तो उन्होंने देखा, समझ प्राप्त करके, कि ये बच्चे जो है 1 साल 8 माह की उनकी बेटी है, वह बिना प्रयास और त्रुटि के हल करना सीख जाते हैं। तो ये इसका एक उदाहरण है कि उनकी बेटी जैकलिन अपने दरवाज़ा को अंदर से लगाना चाहती है, तो उसके पास कुछ घास की गठरी रहता है। तो वे इतना, मतलब इस उम्र में वे समझते हैं कि इस गठरी को कैसे रखेंगे कि दरवाजे को हमें खोलने और बंद करने में परेशानी ना हो। तो वे उस घास की गठरी को दरवाजे से दूर हट के रखती है, ताकि दरवाज़ा का जो दरवाज़ा है वे खुलने पर उससे टकराए नहीं और वे लगाने और बंद करने में परेशानी उत्पन्न ना हो। तो इसके लिए उसने दरवाजे से उस गठरी को थोड़ी दूरी जा कर के रखते हैं, ताकि वे आसानी से वे उसे खोल ले और अंदर और बाहर जा सके। तो इन प्रयोगों को उन्होंने समझा कि इस उम्र में बच्चे क्रियाओं का सहारा लेना सीख जाते हैं, और इसी के हिसाब से उन्होंने इस सिद्धांत में इन विशेषताओं को बताए हैं। उसके बाद है हमारा दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा जो स्टेज है संज्ञानात्मक विकास की, चीन पियाजे के द्वारा दिया गया अवस्थाओं में दूसरा हमारा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये बच्चों के 2 से 7 वर्ष के बीच के स्टेज माना जाता है। 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चों के बीच में हमारा ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने बताए हैं। अब इन्होंने क्या क्या विशेषता बताए हैं, तो इनमें क्या है कि बच्चे का जो विकास है वे संवेदी क्रियात्मक से थोड़ा सा ऊपर डेवलप्ड की ओर बढ़ता है। इसमें बच्चों में प्रतीक, शब्दों, चिन्हों, चित्रों आदि बनाने व इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित हो जाती है। दूसरा पॉइंट, बच्चों के भाषा का तीव्र गति से विकास। बच्चों के भाषा अर्थात वे जो बात करते हैं अपने घरेलू भाषा में और फिर स्कूल के भाषाओं में, या फिर सुन कर के वे जो भी भाषा बोलते हैं उसमें एक विकास आ जाता है, उसमें एक शुद्धता आने लगती है बच्चों में बात करने की। और बच्चों में इसके साथ साथ बच्चों में मानसिक क्रियाओं का भी विकास हो जाता है। और बेसिकली इस पीरियड में जो है बच्चे जो सजीव वस्तुएँ हैं, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगते हैं। जैसे देख लेते हैं कि जैसे निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं, जैसे कार है, पंखा है, हवा है, बादल है, सभी को वे सजीव समझने लगते हैं। जैसे वे समझते हैं कि कार जो है ये चल रहे हैं, अर्थात वे समझते हैं कि ये सजीव वस्तु का काम है चलना। पंखा को भी देखते हैं तो वे चल रहा है, तो पंखा को भी सजीव समझने लगते हैं। बादल, ये सब को वे सजीव समझते हैं। इस अवस्था के बच्चे अपने ही विचार को सही मानते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं कि वे बच्चों का जो उसके अंदर से जो अपना विचार आता है, वे जो सोचते हैं, समझते हैं या बोलते हैं, उन्हीं को वे सही मानते हैं, और जो दूसरे कोई बोलते हैं तो उसे वे समझते हैं कि उससे जो हम बोले वे कहीं ज़्यादा बेहतर और वो सही चीज़ है। और उसके बाद इस अवस्था के बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। साथ ही साथ पियाजे ने इसे आत्मकेंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो ईगोसेंट्रिज्म कहा है इसे, ईगो हम केंद्रिता जिसे कहते हैं, जो अब विचार बच्चों अपने आप को ही सही मानते हैं, उसे ही हम ईगोसेंट्रिज्म जीन पियाजे ने इसे कहा है। और लगभग 4 से 7 साल के बीच के बच्चों का चिंतन एवं तर्क क्षमता पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है। इस पीरियड में ये 4 से 7 साल का जो बच्चा है, ये 2 से 7 के पीरियड के बीच ही आते हैं। तो इसमें उनका जो तर्क लगाने का जो क्षमता है वे पहले से और बेहतर होने लगता है। अब हम आगे देखते हैं। तीसरा हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये पिछला था प्री ऑपरेशनल स्टेज और ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या है, बच्चे का जो स्टेज टाइमिंग पीरियड है वह 7 से 11 वर्ष के बीच आता है, 7 से 11 वर्ष तक आता है। इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे किसी भी लक्षण जैसे रंग को माप करके, आकार को देख करके, माप के आधार पर वस्तुओं का वे वर्गीकरण करने लगते हैं। अर्थात उसके रंग, रूप, आकार और आकृति के हिसाब से उसे वे छांटने लगते हैं, अलग अलग करने के उसके अंदर एक कौशल उभरने लगता है और वे उनका वर्गीकरण करने लगते हैं। योग्यता का विस्तार कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के रूप में ये बटन है, तो बटन उनके पास अगर हम दे दिया जाए अनेकों कलर, रंग, रूप का, तो वे बटन को रंग के हिसाब से वे अलग अलग कटराइज करके छांट लेंगे। उसके बाद है कि वे उनको हम यदि कांचे दे दे, कंचे, गोली, तो कंचे को भी वे रंग के हिसाब से वे छांट लेंगे, आकार के हिसाब से 3-4 रूपों में अलग अलग बांट लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं दिशाओं तथा नक्शों है ये लिखा हुआ, तो दिशाओं तथा नक्शों की समझ अर्थात स्थानिक सोच, जिसे हम स्पैटियल रीजनिंग भी कहते हैं, ये उनके अंदर डेवलप होने लगता है, इनका विकास कर लेते हैं। तो आइए हम इसके बाद नीचे नहीं जगह के कारण ऊपर इसको हम शॉर्ट ये चार्ट वाइज किए हैं, तो आगे ऊपर अब देखते हैं। 4 नंबर में हमारा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये पीरियड जो है, ये 11 वर्ष से ऊपर का जो भी पीरियड है, ये हमारा 11 वर्ष या उससे ऊपर का, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आएंगे। इनकी जो विशेषताएं हैं, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त रूप से सोचने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है, अमूर्त, और उसके साथ साथ वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट, वे आंतरिक चिंतन करके नए और अधिक तार्किक नियम बनाने में समर्थ हो जाते हैं। तार्किक नियम, रीजनेबल जो थाट्स उनका है वे डेवलप्ड होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 12 से 13 साल के बच्चे समस्या हल करने के लिए व्यवस्थित व तर्कपूर्ण ढंग से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने लगते हैं। बच्चों के अंदर एक वैज्ञानिक जो आइडियोलॉजी है वे इसमें डेवलप्ड होने लगता है, जिसमें रीजनेबल ढंग से वे चीज़ों को सोचने लगते हैं और उसका अर्थ निकालने लगते हैं और सवालों को हल करने में उसे अपना एक तर्क पर ज़्यादा जोर देने लगते हैं। उसके बाद इसके साथ साथ इसमें मानसिक प्रक्रियाओं में एक गुणात्मक परिवर्तन आने लगता है और ये मल्टीप्लिकेबल ढंग से उसका जो है एक गुणात्मक सुधार उनके अंदर आने लगता है। तो हमने देखा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे में ज़्यादा वे अमूर्त चीज़, जो दूर की चीज़ें हैं, जो सामने में नहीं है, उसे हम अमूर्त कहते हैं, तो उन चीज़ों को वे भी चिंतन करने लगते हैं और इसमें अपना तर्क लगा करके चीज़ों को हल करना और वर्गीकरण करना, अवलोकन करना उनके अंदर विकसित होने लगता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो जीन पियाजे जो 4 अवस्थाएं को बताए हैं, अब इनमें जैसे विद्यालय बच्चे घर के बाद विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय में वे उनका कैसा माहौल होना चाहिए, उनका कैसा वातावरण होना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर इससे को रिलेट किया गया है। तो इसके लिए जीन पियाजे ने कुछ यहाँ पर हमने नोट लिखा है, शैक्षणिक माहौल कैसा होना चाहिए, तो इन नोट को देखते हैं। इससे जोड़ करके ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो इसमें
जैसे शैक्षणिक माहौल में क्या होगा कि इन स्टेजों के जो बच्चे के अंदर के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि यदि हम शिक्षक बनते हैं तो शिक्षक व माता पिता द्वारा बच्चों में आलोचनात्मक टिप्पणी से बच्चों में कुंठा की भावना, वो अपमानजनक लगने लगता है बच्चों को। तो बच्चों को हम यदि उनके खिलाफ़ या यदि उनके रुचि के अनुरूप खिलाफ़ यदि कुछ बोलते हैं या कहते हैं तो उनके अंदर एक कुंठा, या हम बच्चों को हतोत्साहित करने वाली बातें बोलते हैं तो उनको उनके अंदर कुंठा की भावना जागृत होने लगती है और फिर वे अपमानजनक महसूस करने लगते हैं और उनका विकास में एक रुकावट और बाधा उत्पन्न होने लगती है। उसके बाद हम दूसरा नोट है कि शिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों को कराना बहुत ज़रूरी है। ये विद्यालय हो या फिर घर में ही मिले तो उसमें क्या है कि बच्चों के कला को देखना है, पहेलियाँ, संवाद, वाद विवाद, नाटक, खेल कूद, संगीत से संबंधित। उसके बाद से इन चीज़ों को कराने के बाद बच्चों के अंदर एक सामूहिक विकास डेवलप होने लगेगा और बच्चे चीज़ों को ज़्यादा एडॉप्ट करने लगेंगे। तो उसके बाद जो है बच्चों के अंदर विद्यार्थियों के रुचि के अनुरूप कार्य करना, उनका जो रुचि होगा, जैसे उनको जिस वक्त पढ़ने का मन है तो पढ़ने का मन है, रुचि है, तब उस वक्त ही पढ़ाया जाए। यदि उनको खेलने का मन है तो उनको खेल के रूप में ही हमें उन्हें पढ़ा सकते हैं या बताया जा सकता है। तो उसके बाद शिक्षण विधि में खेल विधियों या माध्यमों का प्रयोग या अधिक प्रयोग हमें करना पड़ेगा, जिससे बच्चे ज़्यादा सीखने में प्रोत्साहित होंगे और उन्हें आनंदपूर्वक और उन्हें मज़ा आएगा उन्हें शिक्षण प्राप्त करने में और पढ़ने में। यदि हम इन शिक्षण विधियों में यदि हम खेल को समाहित कर लें और बच्चे को खेल खेल में सिखाने की कोशिश करें तो वे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एडॉप्ट करने लगेंगे। तो हमने अभी जीन पियाजे से संबंधित और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वे समझे। अब जैसे इसी में प्रश्न पूछ दिए जाएंगे कि शिक्षक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का जो है किस तरीक़ा से विकास ज़्यादा होता है, तो 4 ऑप्शन देंगे। बच्चे अधिक से अधिक तर्क लगाएंगे। उसके बाद देंगे कि बच्चे अनुभव प्राप्त करके, या फिर बच्चे को ज़्यादा हमें किताबी को रटंत करा करके, तो या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है सो तर्क लगाना जो होगा हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इस तरीक़ा से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन चीज़ों को अगर हम एक बार अच्छे तरीके से देख ले और इसको नोट कर ले तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें परीक्षाओं में इससे हमें लाभ मिल सकता है। तो आज हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो अवस्थाएं थी उनको हमने इस वीडियो में देखा। तो कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो कमेंट और ज़रूर करें। अगर इसमें कुछ हमें वीडियो बनाने में कुछ कमियां हो जाती होंगी तो हम इसमें सुधार करने का कोशिश करूंगा। तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।